नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो केंद्र में कई प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी सरकार को बीजेपी ने गिराया है और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कमलनाथ की। कमलनाथ उन राजनीतिज्ञों में से हैं जिनके तमाम विरोधी दलों में अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो विपक्ष की भूमिका में है। कमलनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। चलिए, बहुत खुशी है कि आपसे बात करने का आज मौका मिला मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मैंडेट मिला था 5 साल का, लेकिन आप 15 महीने के कार्यकाल में सत्ता से बाहर हो गए हैं। तो घर के भेदी ने लंका ढा दी, घर के विभीषण ने, या फिर आप गलत लोगों पर भरोसा कर गए? नहीं, मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया। मुझे भरोसा था कि राजनीति में कि इस प्रकार के सौदे की राजनीति नहीं होगी, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं होगी। पर जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सौदा किया, जो उनको प्रलोभन दिए, ये उसका कारण है। मैंने हर प्रकार की राजनीति का सामना किया हुआ है और मुझे उसका अनुभव है। पर इस प्रकार की गैर नैतिक राजनीति, इस प्रकार की जो सौदे की राजनीति हुई, खरीदने की राजनीति हुई, ये प्रजातंत्र के बारे में क्या कहता है, तो इसका मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ये इस प्रकार की राजनीति अपने देश में नहीं थी कि 22 के 22 विधायक सौदा कर लें और एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी उनसे सौदा करे कि हम सौदा करके गवर्नमेंट को गिराते हैं। तो ये राजनीति, ये पहली दफा मैं सोचता हूं देश में इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन कमलनाथ जी, जिनको बीजेपी कहती थी माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, अब वही महाराज जो है शिवराज को सरताज मान रहे हैं। वही बीजेपी महाराज को सरताज कह रही है, नमस्कार कर रही, चमत्कार कर रही है, राज्यसभा की सीट दे रही है। तो गलती तो कह रहे बीजेपी वाले कि साहब हमने कुछ नहीं किया, ये गड़बड़ी तो उनके यहां की है। और उन्होंने तो कहा कि विभीषण ने मदद की है लंका को जलाने में, तो स्वागत भी ऐसा हुआ कि विभीषण की उपाधि मिल गई उनको। अब आगे देखते जाइए कितना स्वागत होगा। अगर ये राज्यसभा की सीट, पद और सब बाकी चीजें सौदा नहीं है तो क्या है? क्या सिद्धांत है? आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी सिंधिया के बारे में। 2 महीने तक, 3 महीने तक क्या कहते थे सिंधिया जी? क्या कहते थे इनके बारे में, इनके नेताओं के बारे में, मोदी जी के बारे में, शिवराज के बारे में? और वो क्या कहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? और अचानक ये सब बदल गया। तो क्या ये समझाने की बात है? ये स्वाभाविक नहीं है कि ये तो एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है। और आप ही कह रहे हैं मंत्री बनाएंगे, राज्यसभा देंगे। अगर ये बनाएंगे तो यही तो सौदा है। ये तो एक हिस्सा है सौदा की, बाकी क्या सौदा है आप लोग सब समझ जाइए। लेकिन कह रहे हैं कि आजकल कुछ लोग आपके संपर्क में हैं कि पूर्व जो मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, उनको उम्मीदें हैं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुछ सीटें तो सिंधिया जी के समर्थक ले जाएंगे। अब वो आपके संपर्क में है, तो क्या ये संपर्कों का जो खेल है, ये 24 विधानसभा सीटों के जब उपचुनाव होंगे तो उसके बाद कुछ बदलते समीकरण लग रहे हैं? आपको लगता है कि आपको मैंडेट जो मिलेगा वो इसलिए मिलेगा कि ये लोग जो है जनता से धोखा करके आए हैं, और आपको समर्थन इसलिए लोग देंगे कि आपकी सरकार को जिस तरह से हटाया गया वो आपके आरोप जनता स्वीकार कर लेगी? ऐसा लगता है आपको? 24 उपचुनावों में से 22 तो ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिन्होंने पार्टी छोड़ी। 22 तो ऐसे हैं। 2 नॉर्मल उपचुनाव हैं जहां उस विधायक नहीं रहे। तो ये 22 सीटों में आज ये बात समझने की है और देश में सबको समझने की है कि राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। सब लोग समझते हैं कि क्या हुआ है। आज साधारण आदमी, एक गरीब आदमी भी समझता है कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। वो भी आज इंटरनेट से कनेक्टेड है, आज अखबार पढ़ता है, आपका टेलीविजन देखता है, उसको समझ आती है बात। तो ये 22 सीटों में इनका क्या हाल होने जा रहा है, ये वहां के मतदाता इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही उम्मीदवार जो इनके बीजेपी की खिलाफत करके, बीजेपी की आलोचना करके 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जनता के बीच में गए थे और कांग्रेस के नाम पर
आज बीजेपी के उम्मीदवार बन के बैठे। ये क्या जवाब देंगे जनता को? क्या जनता मूर्ख है? जनता सब समझ रही है और जनता चाहती है आज कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। मैं भी जनता के संपर्क में हूं। तो ये 22 सीटों का फैसला तो मैं सोचता हूं बड़ा स्पष्ट है। और बीजेपी के पूर्व जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता, ये सब आज सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी को हुआ क्या है। मुझे कई बीजेपी नेताओं ने, कई विधायकों ने कहा कि ऐसी बीजेपी हमने देखी नहीं। ये सौदेबाज बीजेपी जो कहती थी कि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम नैतिक राजनीति करते हैं, तो ये नैतिक राजनीति किस प्रकार की है? क्या ये वही बीजेपी है? आज ये बीजेपी के नेता और बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं। और अगर सौदा नहीं हुआ होता, सौदे में तो कई चीजें थी, जो इस्तीफा देंगे उनको फिर से टिकट मिलेगा। तो अगर ये सौदा नहीं है तो क्या है? तो इसीलिए ये सब आज बीजेपी वाले समझ रहे हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक समझ रहे हैं। और देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। जिन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े थे सिद्धांतों के कारण, नैतिकता के कारण, आज ये नैतिकता और सिद्धांत सब बिक गए हैं। कमलनाथ जी, जब मैंडेट आया था तो वो हम लोगों ने कवर किया था, देश की जनता ने देखा था, प्रदेश की जनता ने आपको एक बहुमत दिया था और पार्टी अध्यक्ष थे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आज सोनिया गांधी हैं। तो उन्होंने सबने मिलकर कहा कि हम अनुभव पर दांव लगाएंगे। और थोड़ा जो युवा नेता हैं सिंधिया, उनके पिताजी से भी आपके संपर्क रहे हैं, मजबूत संबंध रहे हैं, आप दोनों मध्य प्रदेश की राजनीति के एक पिलर माने जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको नहीं लगा कि माधवराव सिंधिया का बेटा आज कांग्रेस पार्टी से बाहर जाकर उन लोगों से हाथ मिला रहा है जिनके खिलाफ आप लगातार लड़ते रहे हैं? छिंदवाड़ा का चुनाव हो, मध्य प्रदेश में उनको 15 साल बाद सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने का सवाल हो, जब आप लड़ रहे थे तो आपके साथ 2 सिपह सलार हमने देखे, एक थे सिंधिया और एक थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन पर यह आरोप लगता था कि वो किसी को सत्ता में नहीं चाहते कि आए और उन्हीं की वजह से ये सरकार चली गई। लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर में ऐसा क्या फूट पड़ गई कि आपको ये कहना पड़ा कि भाई सड़कों में उतरना तो उतर जाए? वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे लगता है। देखिए, जब उन्होंने कहा कि मैं उतर जाऊंगा, मैं क्या कहता? मैंने कहा अगर उनको उतरना है, अगर ये बात वो कह रहे हैं सही है, पहले तो उन्होंने खुद अपने मंच से, रिकॉर्डिंग तो आपके पास भी है, कहते थे कि कितना कर्जा माफ हो रहा है, कितने लोगों को राहत मिल रही है, कितनी सुविधा मिल रही है। ये सब बात तो सिंधिया जी खुद करते थे। इसकी तो सब क्लिपिंग्स आपके पास है, सब चैनल्स के पास है। और तब ये कह रहे हैं कि अब मैं सड़क में उतरूंगा। तो उसी वक्त मैं इनकी मंशा समझ गया था, इनकी मंशा समझ गया था। तो मैंने कहा अगर उतरना है तो उतर जाए, इसमें कौन सी खराबी है? कोई कहे कि मैं सड़क में उतरूंगा तो मैं क्या उसकी खुशामद करूंगा कि मत उतरो? कमलनाथ जी, एक बड़ा सवाल जो आपकी पार्टी उठा रही है, आप उठा रहे हैं, अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, अब आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके साथ आपकी टीम में जो यूथ लीडर्स हैं वो हैं और साथ में आपके बड़े बुजुर्ग नेता भी होंगे। लेकिन आज के हालात में बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, क्योंकि आपका दायरा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। आप केंद्र में मंत्री रहे, लंबे समय से आपने राजनीति की है, संसद में हमने आपको देखा है, कवर किया है। आज देश भर में सड़कों पर मजदूर है, वो मजबूर है। कई जगह ट्रेन से खबरें आई कि ट्रेन से हादसा हुआ। आज यूपी में एक हादसा हुआ जिसमें इतने सारे मजदूर मारे गए ट्रक में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बड़ी विभत्स स्थिति है कि सड़कों पर बैल की जगह एक बैल के साथ दूसरा बैल इंसान बन गया है। मजदूर सड़कों पर मारे जा रहे हैं, जगह जगह सैलाब है। ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? इस वक्त हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है, या फिर राजनीति ने ही सब नुकसान कर दिया? 24 मार्च को ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था। 24 मार्च को सब बंद हुआ था। 24 मार्च से आज तक 16 मई तक ये मजदूर भटकते रहे। और आज जब इनको घर आना है, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि मजदूरों को हम कौन सी सुविधा दें। रेल बंद कर दी, ट्रैफिक बंद कर दिया,
सब कुछ बंद कर दी। और ये इनकी ओर देखने की तरफ इनका ध्यान मजदूरों पर नहीं था, उनका ध्यान था कि हमारी पब्लिसिटी कैसे हो गई, कौन सा अब कोविड में ये कोरोना वायरस में हम एक नया जुमला कर लें। ये मौका ढूंढ रहे थे कि कोई चीज आ जाए उसमें हम मौका देखें कि हम कैसे जनता को गुमराह कर सकते हैं, बरगला सकते हैं। उनका ध्यान अगर होता, क्या ये साधारण बात नहीं है कि हर प्रदेश की, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, इसके मजदूर अन्य प्रदेशों में है, गुजरात में नहीं होंगे। गुजराती मजदूर नहीं मिलेंगे आपको तमिलनाडु से, कर्नाटक से मजदूर नहीं मिलेंगे। पर सब जानते हैं देश भर में जो मजदूरी कर रहे हैं वो लगभग 7-8 प्रदेशों से है। 7-8 प्रदेशों के लिए, केवल 7-8 प्रदेशों के मजदूरों को वापस लाने के लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई राहत, उन्हें सुविधा नहीं दे सकती थी? कमलनाथ जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सड़कों पर हमने मजदूरों का सैलाब देखा है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से लोग दिख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल एक सहमति क्यों नहीं बना पा रहे? चाहे ऑल पार्टी मीटिंग ना हो, लेकिन सहमति क्यों नहीं है कि एक सुर में बोलें कि साहब मजदूरों का सवाल है, आप युद्ध स्तर पर इनको रेस्क्यू कीजिए और उनके घर पहुंचा दीजिए। ये इसमें किसी की असहमति नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। हर दल चाह रहा है, प्राथमिकता देते, हर राज्य सरकार को कहते कि इनको आप वापस लाइए, इनको आप अपने बॉर्डर तक भेजिए, दूसरे बॉर्डर में दूसरे राज्य सरकार से कहते। कर्नाटक के कितने सारे मजदूर, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार अगर चाहता तो इनको वापस ला सकते थे। 24 मार्च के बाद ये प्रबंध करना चाहिए था। इसमें कोई सहमति की बात है, इसमें कोई राय की बात है? ये दुख दर्द, उनकी पीड़ा देख के क्या कोई राजनीतिक दल कहता है इससे असहमत नहीं है? सब सहमत हैं। और मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश की सरकार यहां हर बॉर्डर में 500 बस लगा देती, 100 बस लगा देती और कहती हम आपको खाना दे रहे हैं, हम आपको वापस अपने जिले तक ले जाएंगे, पर नहीं, ये आज तक नहीं हो रहा। अब ये ऐलान करेंगे अगर ये बस लगी है तो ये मजदूर पैदल क्यों चल रहे हैं? ये मजदूर इस दुख और पीड़ा और दर्द में क्यों हैं? ये मेरा प्रश्न है। बस केवल ये इनकी जो आदत है कि मीडिया की राजनीति करो, कैमरा के सामने आओ, घोषणाएं करो, गुमराह करो, जुमला, ये इनकी राजनीति है। और आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे पीड़ित आज मजदूर सड़क पर चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, समिति के तो प्रश्न नहीं है, मैंने 20 खुद लाख मांग करी है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, किसानों के लिए खुली छूट है कि अपना अनाज देश में कहीं भी बेच दें। और इसके अलावा जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, या जो छोटे छोटे एसएमई सेक्टर के अलावा भी जो बाहर आते हैं, छोटे छोटे श्रमिक जो हैं वो अपना उद्योग चलाते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटीज चलाते हैं, उनके लिए इतना लंबा पैकेज का ऐलान हुआ। अब तो आप खुश होंगे? खुश होने की क्या बात है? देखिए, ये किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। मेरा एक बुनियादी प्रश्न है, इस 20 लाख करोड़ रुपए की बात, इतना बड़ा जुमला देश के इतिहास में और विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। इतना बड़ा जुमला, ये किसके पास कितने पैसे पहुंचे? हम आपको कर्जा बढ़ा देंगे, आपका कर्जा का टाइम बढ़ा देंगे, आज जो आपका पैसा ड्यू है गवर्नमेंट से हम आपको दे देंगे, आज जो आपका रिफंड टैक्स का पैसा है आप कह रहे हैं हम आप दे देंगे। आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? आप कौन सा राहत पहुंचा रहे हैं? तो ये इतना बड़ा जुमला अब ये किसानों को कह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि अब आप सही बेच सकते हैं। किसान तो व्यापारी से मजबूर होकर बेचता था मंडी में, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, मंडी में ये प्रोक्योरमेंट नहीं करते थे, मंडी में ये खरीदी नहीं करते थे। आज सब्जी की फसल का क्या हुआ? पूरी सब्जी की फसल नष्ट हो गई हमारे मध्य प्रदेश में। किसानों को, लोगों को कहना पड़ा काट के ले जाओ मुफ्त में। एक पूरी फसल नष्ट हो गई, हमारा खीरा हो, टमाटर हो, गोभी हो, ये नष्ट हो गई। क्या करेगा किसान? आपने मुआवजे की बात करी, आपने किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचाया? मैं तो एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं, सरकार ये ऐलान करे किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, किन लोगों के अकाउंट में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसकी डिटेल पब्लिक कर सकते हैं। कौन से मीडियम सेक्टर, लघु उद्योग, छोटे उद्योग, किनके पास आपने पैसा दिया? आप कह रहे हो बैंक आपको पैसा दे देगा, बैंक आपका कर्जा और दे देगा। कर्जा देगा ना,
तो कर्जा बैंक देगा, आप कह रहे हो बैंक ही दे देगा, उसमें आपने 20 लाख करोड़ रुपए चुन लिए। आप कहते हैं कि अब आप ये किसान सब जगह बेच सकता। किसान बेचेगा कैसे? किसान अपने मध्य प्रदेश का किसान क्या कर्नाटक जाएगा बेचने? कमलनाथ जी, लेकिन जो बीजेपी वाले वो कहते हैं कि आप लोगों को ताली थाली अगर बजवा दें प्रधानमंत्री तो दिक्कत है, दिया मोमबत्ती जलवा दें कोरोना फाइटर्स के सम्मान में तो दिक्कत है। अब आप कह रहे हो कि किसानों के अकाउंट्स में पैसा गया वो पब्लिक करना चाहिए। फिर आपकी पार्टी की तरफ से ये मांग की जाती है कि जो पीएम केयर्स फंड बना है कोरोना से लड़ने के लिए उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आइए। आपके कई राज्यों के जो सहयोगी मुख्यमंत्री खासतौर पर कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि साहब जो हमारे पास जो फंड आया वो हम पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको भरोसा नहीं है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक कर रहे हैं? देखिए, ताली और थाली से क्या ये देश चल सकता है? देश को गुमराह कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, बरगला सकते हैं कुछ समय तक, पर ताली बजवा रहे हैं, हाथ में कोई पैसा नहीं, कैसे ताली बजेगी? थाली आप बजवा रहे हैं, थाली में कुछ खाना नहीं और आप थाली बजवा रहे हैं, इससे क्या राहत हो जाएगी? आज जो हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ी ठेस पहुंची है, आज जो हमारा पूरा औद्योगिक क्षेत्र चौपट है, अगले 1-2 महीने में ये साबित होएगा, ये पूरी बात साबित हो जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। इसमें ये सोचने के लिए हम इनको राहत कैसे पहुंचाएं। आप कह रहे हैं हम लोन कैसा दें, आप कह रहे हैं कि जो टैक्स आपको रिफंड करना था वो हम आपको दे देंगे। आज हमारा पब्लिक सेक्टर जो है, हमारा पब्लिक सेक्टर को जो पैसे दे रहे हैं हमारे, उनका ड्यू है, वो कहते हैं वो मिल जाएंगे, वो तो वैसे ही उनका ड्यू है। तो सरकार क्या कर रही है? उसको सबको 20 लाख करोड़ रुपए में जोड़ रही है। कमलनाथ जी, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि ये पूरा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है इसको डिकोड किया। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि साहब ये एमएसएमई सेक्टर है उसको जाएगा, किसानों को भी जाएगा, जो अगर एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ परसेंटेज आप जो उनके ईपीएफ में या पीएफ में जो आप काटते हो वो 12 की जगह 10 कर दीजिए। तो सबको थोड़ी थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उद्योग मंत्री देश के रह चुके हैं, आपके पास सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रही है, आपके पास बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर आंकड़ों के खेल में आप समझते होंगे। आप दावोस जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में पार्ट लेते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इसी में उलझ जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता इसी में लड़ते रहते हैं। मैं 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे खाते में क्या आया, मेरे अकाउंट में क्या है, मुझे कितना टैक्स बचता है, मुझे कितनी राहत मिली है, ये मेरी चिंता होती है एक आम व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के वोटर के तौर पर या नागरिक के तौर पर। तो किसान पूछता है कि साहब मुझे क्या मिला, जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी आती है वो पूछते हैं मुझे टैक्स में कितना रिबेट मिला, मेरे को इनकम टैक्स से रिबेट के साथ साथ मकान की जो किस्त देनी है वो 3 किस्तें डिफर कर दीजिए और उसका टेन्योर बढ़ा दीजिए और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दीजिए। तो जहां 50,000 देने थे वहां 1.5 लाख देने पड़ेंगे। तो हम जो आंकड़ा लगाते हैं तो विरोधी पूछते हैं कि साहब आपने दिया क्या है, किसके हाथ क्या आया। तो आप तो आंकड़ों के खेल में माहिर माने जाते हैं, आप फाइनेंस को भी समझते हैं, इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। ये 20 लाख करोड़ आपको समझ में नहीं आया क्या? ये 20 लाख करोड़ तो किसी को समझ नहीं आया। अंत में प्रश्न ये है, कितनी तनख्वाह जिनको नहीं मिली आपने दे दी, 20 लाख करोड़ में से कितना पैसा किसानों के अकाउंट में गया। मैं तो पूछता हूं कि आपके चैनल को कितना पैसा मिला, जो लोग को पूरी तनख्वाह नहीं मिल पाई, जो लोग आपके चैनल से संबंधित थे। आप एक मोटर में आते थे, आप गाड़ी किराए पर लेते थे, जिसकी गाड़ी किराए पर लेते थे वो घर बैठ गया, उसकी आमदनी तो गई, उसको जो इंस्टॉलमेंट भी देना है अपनी गाड़ी का वो देगा कैसे? क्या सरकार ने कहा कि वो हम इंस्टॉलमेंट देंगे? कहते हैं हम आपको कर्जा दे देंगे, आपको लोन दे देंगे। देखिए, ये जुमला की राजनीति हो गई बहुत। मैं तो कहता हूं मोदी जी, आप जो 6 साल पहले आपने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, वो 15 लाख आप दे दीजिए, ये 20 लाख करोड़ रुपए छोड़िए। कहा था, टीवी में कहा था, बड़ा बयान थे कि 15 लाख रुपए मिलेंगे हर अकाउंट में। मैं कहता हूं मोदी जी वो सब छोड़िए, ये 15 लाख रुपए आप पहुंचा दीजिए, 20 लाख करोड़ की बात बाद में करिएगा। अच्छा कमलनाथ जी, मैं मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर लेता हूं। आपने सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार के ई टेंडर घोटाले, व्यापम घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला, तमाम घोटालों के लिए कमेटी बनाई थी और आपने माफिया के खिलाफ युद्ध चलाया था, शुद्ध के लिए युद्ध किया था।
लेकिन सरकार 15 महीने में गिर गई। अब गिरने के बहुत रीजन है, आपने बता दिए। अब शिवराज सरकार कह रही है कि आपके कार्यकाल में जो 6 महीने में जो व्यवस्था बनी है, तबादला उद्योग का आरोप लगाया। एक मंत्री ने कहा कि साहब आपकी सरकार जैकलिन के जैक पर टिकी थी, आपने 700 करोड़ रुपए आईफा के लिए कर दिए जबकि कोरोना से निपटना था। तो इन सब आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता को गुमराह करने की बात है। 15 महीने में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। मेरे पास 12.5 महीने थे। 12.5 महीने में जो हुआ, मेरे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। मैं शिवराज सिंह या भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं जनता गवाह है। और ये कहेंगे कि हम इनके घोटालों में 12 महीने में मुझे प्रदेश चलाना था। मैं केवल इनके घोटालों के पीछे नहीं पड़ सकता था। मैंने जांच शुरू करी थी, इनकी ई टेंडरिंग की जांच। इतने सारे घोटाले, मुझे तो समझ नहीं आता था मैं कहां से शुरू करूं, पर हमने शुरू करी थी। 12 महीने में ये जांच समाप्त नहीं हो पाई। अगर और समय होता, साल भर और होता, तो ये सब बातें जनता के सामने आ जाती। और आज ये जितना आरोप लगाना चाहते हैं ये लगाएं। मैं कहता हूं, मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार भी बड़ी खुली सरकार थी। 12 महीने में अगर ये कोई आरोप लगाना चाहते, स्वागत है इनका। लेकिन कोरोना से निपटने में आप नाकाम रही, ये उनका आरोप है। हमने जब गवर्नर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जो सरकार के ट्रांजिशन का फेज था, जो लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस दौरान जो विधानसभा चल रही थी, देश की संसद चल रही थी, उस दौरान जो ट्रांजिशन के फेज में गड़बड़ी हो गई, इंदौर और भोपाल जो है वो हाथ से निकल गए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी सरकार की चिंता आईफा थी, कोरोना नहीं था। मेरी चिंता आईफा की नहीं थी। आईफा को सबसे पहले मैं कह दूं, 1 पैसा सरकार ने नहीं दिया। ये बिल्कुल झूठ है। और मुझे ताज्जुब होता है कि शिवराज सिंह जी इतना झूठ कैसे, हाँ, इतनी आसानी से और मुस्कुराते हुए इतना झूठ बोल सकते। 1 पैसा हमने आईफा का किसी को नहीं दिया। बिल्कुल झूठ बात है। दूसरी चीज, मैं चाहता था आईफा हो कि मध्य प्रदेश की आन बढ़े, मध्य प्रदेश की शान बढ़े, मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश को हम अपने देश के बड़े राज्यों के नक्शे में लाएं। ये मेरी इच्छा थी। चलिए, पर 30 जनवरी से जब ये कोरोना का शुरुआत हुई थी, मैंने इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। तब तक तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको पैंडेमिक घोषित नहीं किया था। यूनाइटेड नेशन ने तो 12 मार्च को पैंडेमिक घोषित किया। और जब हमारी विधानसभा चली और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने स्थगित किया कोरोना के कारण, शिवराज जी तो मजाक उड़ाया। शिवराज ने कहा, क्या कोरोना है, ये तो मजाक है, क्या ये जोशी है कि कोरोना आ रहा है? ये शिवराज की सोच थी, ये शिवराज की समझ थी। और ये तो बात, उसके पहले तो कोई कोरोना था नहीं, कोई केस हुआ नहीं था। ये तो जब इन्होंने संभाला, जब मैंने तो 20 मार्च को इस्तीफा दिया, उसके बाद ये सब बातें शुरू हुई। अभी ये सुना कि पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये सर्दी जुकाम की तरह है, डरने की जरूरत नहीं है। अब शिवराज जी का अपना नजरिया है, वो उनका अपना नजरिया, उनको जैसी बात सूट करती है वैसी बात कर लेते हैं। अब ये कहते हैं खांसी जुकाम है तो बंद, ये तो लॉकडाउन क्यों किया है? अगर खांसी जुकाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आपने लोगों को ये लॉकडाउन क्यों करके रखा? तो आप कह दीजिए ये सब खांसी जुकाम है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत नहीं है, तो ये कह दें। अब बेचारे शिवराज जितना समझते हैं उतना ही तो कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं कि अभी जो है भाजपा ये दावा कर रही है कि आप लोग केवल पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, आप सरकार की कोई भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लाखों श्रमिकों को बसों के जरिए 3 लाख, 3.25 लाख लोगों को ट्रेन और बस से लेकर आए हैं, फिर भी आपको दिख नहीं रहा है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने मतलब जितने भी मजदूर आ रहे हैं सबके खाने पीने का इंतजाम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा उनके खातों में जा रहा है, फिर वो आप लोगों को दिखता क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी को नहीं दिख रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं दिख रहा है, और आपको भी नहीं दिख रहा है। क्या मीडिया को दिख रहा है? हमारी कांग्रेस पार्टी ने कितनी सारी बसें करी बॉर्डर से, और जो कांग्रेस पार्टी बस करती है, ये सरकार कहती है कि ये हमारी बस है, क्योंकि परमिट वो देते हैं, तो कहते हैं ये तो हमारी बस है। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये बता दें, इसको इसका खुलासा कर दें कि किस दिन कौन सी बस कहां से ये चली थी।
इसका खुलासा नहीं करेंगे, कहेंगे ये पैसा लगा दिया, ये कर दिया, गुमराह करने की बात। इनकी केवल गुमराह की राजनीति है, ये धोखे की राजनीति है, मीडिया की राजनीति है। तो कल तो शिवराज जी ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, आप भी थे, तो क्या कहा? बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो हो रही थी, क्या हुआ आपका? क्या आपने सुझाव दिए और कहा नहीं कि काहे इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं आपके? नहीं, मेरे साथ कोई बैठक नहीं हुई, ना मुझे आमंत्रित किया, ना मेरे साथ कोई बैठक हुई। तो आपको पूर्व मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, आपको वर्तमान मान रहे हैं क्या वो? पता नहीं क्या मान रहे हैं, मुझे तो एक प्रकार का हुआ मान रहे हैं, क्योंकि हर चीज उनको लगता है कमलनाथ ही दोषी है इसका। उनका दोष कुछ नहीं है, 15 साल इनकी सरकार चली। हाँ, कितनी स्वास्थ्य सुविधा इन्होंने अपने प्रदेश में बढ़ाई, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मेरे 15 महीने की बात करेंगे, अपने 15 साल की बात नहीं करेंगे। नहीं, तो जिम्मेदारी तो 15 महीने की आप लेंगे कि नहीं लेंगे, कि वो भी शिवराज जी की है? बिल्कुल, मैं 15 महीने की जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि 15 महीने में जिस प्रकार का प्रदेश मैंने संभाला, जहां तिजोरी खाली है, कोई फंड्स नहीं है, किसान पीड़ित हैं, मैंने जो कर्जा माफ किया वो कर्जा माफ किया, ये किसान गवाह है। अगर हम कहते हैं कि हमने 25-26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, तो किया है। उनके किसान का फोन नंबर है, किसान किस गांव का है, किसान का नाम क्या है, ये सब तो डिटेल्स हैं ही। अच्छा, वो आपको तो ये पूर्व कहते हैं कोई मुख्यमंत्री नहीं कर्जा मान माफ रहे नहीं हैं? हुआ, झूठ बोलना है, झूठ बोलते। आपको वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं मान अब रहे हैं, पता तो नहीं आप मुझे क्या अपने मान रहे हैं, ये तो आप उनसे अब आप अपने पूछिएगा। आप को भविष्य का मुख्यमंत्री मान रहे हैं क्या? क्योंकि अभी 22 सीटों के चुनाव तो वो हैं जो सिंधिया जी के गुट के हैं, और 2 और सीटें खाली हैं, 24 सीटों पर चुनाव होगा, तो आप अपने आप को भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहे हैं? मैं अपने आप को कुछ नहीं मान रहा। मैं मान रहा हूं कि 22 सीटों का, ये 24 सीटों का जब परिणाम आएगा, ये तो मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे, 24 सीटों का जब जवाब आएगा, जनता इन्हें जवाब देगी, और उसके बाद जनता ने तय कर दिया होगा कि वो किसको चाहते। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो इंदौर के लोग हैं वो परेशान हैं कि साहब इंदौर तो देश में स्वच्छता में लगातार 3 बार नंबर 1 रहा। ये एक दुनिया के सामने है कि नंबर 1 सिटी है हिंदुस्तान की। चौथे साल कोरोना के मामले में वो नंबर 1 शहरों को टक्कर देने लगा है। तो ये अचानक ऐसे कैसे हो गया कि सब कुछ फेल हो गया वहां सिस्टम? ये कोरोना के कारण देखिए बीमारी फैलती है, और ये 12 महीने में तो इंदौर के लोग गवाह हैं। मैंने कैसे माफिया के विरोध किया, कैसे मिलावट के खिलाफ मूवमेंट किया, किस तरह इंदौर की आर्थिक गतिविधि बढ़ने लगी, किस प्रकार से नए निवेश आने लगा। ये सब बातें जनता अंत में गवाह होती है। इसका प्रचार करने से केवल नहीं होगा। इंदौर के लोग जानते हैं, और मैं इंदौर के लोगों पर पूरा भरोसा करता हूं। लेकिन ये सब माफिया एकजुट हो गया, माफिया ताकतवर निकल गया आपसे, या आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट गड़बड़ा गया? क्योंकि आपको ये माना जाता है कि आप कम से कम पॉलिटिकल मैनेजमेंट में तो मास्टर हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो मैंने युद्ध चलाया, 15 साल का इन्होंने जो माफिया पाला था, मैंने तो 3-4 महीने में इसे साफ करने का प्रयास किया। बहुत सारा माफिया तो साफ हुआ। अब ये माफिया फिर से वापस आएगा, फिर से इनके संरक्षण में आएगा ये माफिया। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में क्या होता है। फिर से ये मिलावट, शुद्ध का युद्ध जो मैंने शुरू किया था, इसका तो नाम निशान नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी, चाहे रेत माफिया हो, चाहे सीडी वाला माफिया हो, जिसने आपके बड़े बड़े, आपके यानी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अफसरों को अपने जाल में फंसा रखा था, करोड़ों रुपए की वसूली करते थे। इसके अलावा ट्रांसफर एक उद्योग बन गया है, आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, और आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि आपके राज्य में भी ट्रांसफर उद्योग फल फूल रहा था। इसके अलावा जो जमीनों का माफिया है, खासतौर पर इंदौर की मैं बात करूं, एक जमीन माफिया है जो सबकी जमीनें हड़प लेता है। आपने युद्ध चलाया, इसकी मैं तारीफ करता हूं कि उसके खिलाफ आपने युद्ध किया। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति इतनी कमजोर है कि कुछ माफिया मिलकर सरकारों को कब्जे में ले लेंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS सब उनके शरणागत हो जाएंगे। ये कौन सी सरकार चल रही थी? ये 15 साल इन्होंने ऐसी सरकार चलाई, इसीलिए तो मुझे ये ट्रांसफर करने पड़े। 15 साल बाद अगर अपनी सरकार आई, मैं ट्रांसफर नहीं करता। 15 साल में जो डटे हुए थे, जो सरकार को कोई दिशा नहीं दे रहे थे, सरकार में इतनी सारी चीजें हो रही थी, मैं उनको नहीं हटाता, तो क्या वो उद्योग बन गया? अब 15 महीनों में इन्हें सोचा फिर से चेंज कर दे, अपने चुने हुए गिने लोगों को वापस ले आए। ठीक है, करें वो, पर क्या सरकार चल पाएगी?
मैं एक चलने वाली सरकार बना रहा था। सरकार चलाने में और मुंह चलाने में बहुत अंतर होता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कई बार आप पर भी दबाव आए होंगे कि इस पर कार्रवाई मत करिए, इस पर कार्रवाई मत करिए, इस पर कार्रवाई मत डालिए, इस पर हाथ मत डालिए, लेकिन लड़ाई कमजोर क्यों हो गई? कमजोर नहीं, मेरे कार्यकाल में कोई कमजोर नहीं हुई। मेरे कार्यकाल में तो सब गिरफ्तार थे या सब गायब थे, सब गायब थे या गिरफ्तार थे। मेरे ऊपर दबाव आया, बहुत दबाव आया कि ये मत करिए, ये अच्छा आदमी है, इसका दोष नहीं है। मैंने कहा मैं किसी की इसमें सुनने वाला नहीं हूं, और मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। इसीलिए तो ये सब हुआ। मिलावट के केस में, शुद्ध का युद्ध में कितना प्रेशर आता था मेरे ऊपर कि ये अपना आदमी है, ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, इसको छोड़ दिया जाए, इसकी गलती नहीं है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं सुनने वाला। इसीलिए तो जो सफलता हुई, इसका तो यही कारण है ना। चलिए, खत्म कर रहा हूं कार्यक्रम को। चलो, आप चुनाव में जाएंगे, कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। 3 मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? देश की जनता के सामने नहीं, मध्य प्रदेश की जनता के सामने 3 बड़े मुद्दे क्या होंगे आपके सामने? मेरे 15 साल का कार्यकाल और इनके 15 साल का कार्यकाल, आपका 15 महीना, दूसरा आपका 15 महीना सौदे से मेरे 15 महीने और इनके 15 साल। और जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, किस प्रकार का सौदा किया, किस प्रकार से वो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आए थे बीजेपी की आलोचना करने, सबकी। आज ये बीजेपी की का चिन्ह लगा के बीजेपी का झंडा फुटा के घूम रहे हैं। ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार का धोखा मतदाताओं के साथ हुआ है। जनता का भरोसा मिलेगा? मुझे पूरा है, जनता का भरोसा मिलेगा, क्योंकि अभी भी कितने मजदूर, कितनी आर्थिक, आज क्या आर्थिक गंभीरता है, आर्थिक गतिविधि क्या होगी जब ये उपचुनाव आएंगे, क्या हालात होंगे, कितनी एक निराशा की लहर होगी मध्य प्रदेश में। ये सब बातें सामने आएंगी, चुनाव में सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपने सुना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, जो कह रहे हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ा संकट है। किसान हो या श्रमिक हो, सबके सामने एक चुनौतियां हैं, और आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होंगे, जनता इसका जवाब देगी, मौजूदा सरकार को सबक सिखाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।